नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में से एक एनपी प्रजापति ने राजनीति की शुरुआत साल 1985 से की। इस दौरान वे कई बड़े पदों पर रहे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में एनपी प्रजापति ऊर्जा मंत्री भी रहे और हाल ही में पूर्व कांग्रेस सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो आइए बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए सीधे आपको उनसे मिलाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक। और एनपी प्रजापति जी एक ऐसे नेता हैं जो बोलने में कभी चूकते नहीं हैं और बोलने की भी उनकी टाइमिंग ऐसी होती है कि नरसिंहपुर से आते हैं और ये जो हमारा क्षेत्र है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का, ये अपने विटी एटीट्यूड और अपने ह्यूमरस विनोदी लहजे की वजह से पहचाना जाता है। और वो भूमि बड़ी अलग तरह की माटी भी मानी जाती है इस मामले में कि साहित्यकार, दार्शनिक, विचारक, लेखक, राजनेता, इन सब की एक पत्रकार, इन सब की बड़ी जमात वहाँ से निकली है। रजनीश की वो स्थली रही है, नरसिंहपुर में वो रहे हैं, गाडरवारा की बात करें, और कई अगर आप देखेंगे तो एक पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी। और बड़ा वहाँ का व्यक्ति जो है उस माटी का बड़ा विनोदी लहजे वाला। और तो एनपी प्रजापति जी में हमें वो गुण पूरे दिखते हैं और राजनीति को वो जितनी गंभीरता से लेते हैं उतनी ही सरलता से वो राजनीति में घटने वाली घटनाओं को देखते समझते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। और जो घटनाक्रम हमने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय देखा, उसके एक बहुत बड़े संवैधानिक घटनाक्रम के विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते वो साक्षी रहे। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हम एनपी प्रजापति साहब की तरफ। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत नमस्कार शरद जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप जी बहुत अच्छे, प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सर, और ऐसी भावना मेरी आपके प्रति है। आप और आपका परिवार, जी जी, सब ईश्वर करे ये इसी रूप में चलता रहे। और आप स्वस्थ इसलिए भी होंगे कि कोरोना को लेकर आप काफ़ी चिंतित भी रहे उस समय भी और अभी भी, जिस समय आप जिम्मेदारी संभाल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष की। क्योंकि हमें याद आता है कि उस समय जब कोरोना के बारे में बहुत अधिक, मैं ये तो नहीं कहूँगा जानकारी नहीं थी लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सावधानी का भाव उतना गहरा नहीं था जितना अब है। उस समय आपने विधानसभा के सत्र को लेकर जिस तरह की व्यवस्थाएं की थी वो आपकी चिंता को बताता था। हालांकि उस समय आरोप ये लगा कि वो एक राजनीतिक घटनाक्रम से बचने के लिए सावधानी की बात की जा रही है। लेकिन आज जब कोरोना की गंभीरता को हम देख रहे हैं, कैसे आप सावधानी से लोगों को ये भी सलाह देंगे कि वो खुद को बचाएं कोरोना से, और कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को भी? जी। विधानसभा किसी भी राज्य की जी जनता का मंदिर होता है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। जी। और जब ऐसे समय कोई घटना, दुर्घटना राष्ट्रीय स्तर पे, विश्वव्यापी स्तर पर जानकारी में आती है, तो एक अध्यक्ष का ये कर्तव्य और दायित्व होता है कि उससे बचाएं और जनता के जीते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जन तक उसको महसूस करवाएं और ये बताएं कि नहीं, आज अगर 16 मार्च है, हमको जानकारियां विश्व और देश से आ रही हैं कि महामारी के इस रोग ने हमारे देश में तेजी से दस्तक दे दी है। हम सतर्क हो जाएं। और उसी नाते मैंने 10 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद राज्यसभा का चुनाव था जी, तो मैंने फिलहाल 10 दिन के तो लिए अपन कर लें, फिर जैसी देश काल परिस्थिति बनेगी हम वैसा निर्णय तत्काल कर लेंगे। लेकिन बात आगे बढ़ी, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ गई। अब आप देखिए, 23 मार्च को रात को 9 बजे शपथ होती है, तब सिर्फ 7 कोरोना के डिटेक्ट हुए थे केस जी। आज कितने हजार पे पहुंच गए जब भाजपा की सरकार बन गई। इसको बिल्कुल मत बोलना कि राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहा हूं जी। राजनीति से प्रेरित होकर आपने सत्य हत्याई उस समय महामारी की, और उस समय आप लोगों की आंख में झूल झोंक रहे थे। आपको खरीद फरोख्त करने में कोई
हिचक नहीं लग रही थी। और तो और ये आज फिगर लगभग 20,000 के ऊपर पहुंच गए पॉजिटिव केस, 23-24,000। मृत्यु कितनी पहुंच गई? आपने लॉकडाउन भी ऐसे किए जो कि कोरोना को काट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। टोटल बंद कर दीजिए सड़कें, परिवहन बंद कर दीजिए 15 दिन के लिए, और लोगों से बोलिए अपने जरूरतमंदी चीजें खरीद के रख लें। आपने फिर बाजार खुले कर दिए बीच में। फिर देखिए भोपाल की स्थिति क्या बना दिया आपने। फिर 7 दिन के 10 दिन के लिए लॉकडाउन में चले गए। प्रजापति जी, लेकिन लोकतंत्र पहले भी चला ये है। सारी बातें आपका लेकिन अधिकार 70 है। साल में पहली बार प्रतिपक्षी लोकतंत्र देख रहा प्रमुख हूं। नेता के नाते ये आपका राइट जी। है ये सारी बातें कहना, और ये जनता के बीच आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे भी, और ये भी आपका जी। अधिकार है। और इट इज़ अप टू दी पब्लिक, ये जनता पर है कि वो आपकी बात को किस तरह देखती है, कैसे समझती है। महत्वपूर्ण बात ये भी है, चूँकि आप एक सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस की राजनीति के हर उतार चढ़ाव को आपने बहुत करीब से देखा है, छात्र नेता भी, और उसके बाद 1985 और उसके बाद की राजनीति में भी, जब आप महत्वपूर्ण पोजीशन में रहे। आखिर कांग्रेस से भी क्या गलती हो रही है? क्यों आपके यहाँ अब आप कहेंगे कि उन लोगों का लोभ था, लालच था। अगर हम माने भी कि ऐसा था, लेकिन ये लोभ और लालच किसी संगठन को मजबूत नहीं बनाता है। आपको अपने पार्टी से जोड़कर रखना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है। जो फैक्शन आपके यहाँ से बीजेपी में गया, क्या उसको रोका नहीं जा सकता था प्रजापति जी? विश्वास को धोखा हुआ है। हमें भरोसा था, विश्वास था, जिनसे भी बात कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आस्तीन के अंदर कौन कौन पल रहे हैं। और वही चीज थी, बहुत संभाली। आपको याद हो 6 महीने पहले 7-8 विधायक हमारे गए थे, उनको वापस लेके आए थे, मनाया था, सब चीज गाड़ी लाइन पे चल रही थी, विधिवत लाइन पे चल रही। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जिस महामारी का अंदेशा इस देश में और प्रदेश में हो चुका है, उस समय ऐसी गलत राजनीति जिससे प्रदेश और आम मानव की स्वास्थ्य की चीजें बंधी हुई थी, उनको दरकिनार करते हुए ये लोग ऐसी कुचक्र घटनाएं करेंगे जिसमें कलयुग में जो सबसे ज्यादा लालच देती है, उसमें से एक होता है धन। उसका प्रयोग हमारे ऐसे लोगों के ऊपर कर लिया जाएगा और वो लोग भी चले जाएंगे बहते हुए। तो वो विश्वास के साथ धोखा हुआ था। लेकिन आपके यहाँ के कुछ लोग जो गए हैं बीजेपी में, वो कहते हैं कि ये मान और अपमान की लड़ाई थी। उन लोगों के सम्मान की रक्षा कांग्रेस में नहीं हुई, वो इसलिए गए। ये भी एक बड़ा कारण बनता है प्रजापति जी। मान तो कांग्रेस ने उस दिन रख लिया था, मान उस दिन रख दिया था कांग्रेस ने, जब आप दौड़ते भागते दिल्ली गए टिकट लेने के लिए। आपको बी फॉर्म दिया टिकट का, पार्टी ने पैसे दिए चुनाव लड़ने के, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक किया, तुमको मान सम्मान दिया, और उस मान सम्मान के नाते आप विधायक बन के आए हो। किसी एक व्यक्ति के मान सम्मान की बात मत करो, संपूर्ण प्रक्रिया के मान सम्मान की बात करो। तुमने उस मान सम्मान के साथ धोखा किया। तुमने नहीं, हमारे साथ तुमने मान सम्मान का धोखा किया है। तुम क्या, तुम्हारे जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो आज मान सम्मान की उस सड़क की बात करते हैं, उनको 2002 में लेके आए थे वरिष्ठ नेतागण दिल्ली के। आज तक तुमको 2020 तक कितना मान, कितना सम्मान, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा पद, क्या क्या नहीं दे दिया तुमको। ये बहुत गलत चीज है। आप लोग अपने खुद अपने अधिकारों को बेच रहे हो और दूसरों पे उंगली उठाओ। ध्यान रखना, उंगली उठाता हो तो अंगूठा भी आपकी तरफ झुकता है। पहले उस अंगूठे को देखो। मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया था, तुम्हारे घर परिवार से लेकर क्षेत्र और प्रदेश में तुमको लोग कांग्रेस के एक इकाई के रूप में देखते थे। लोग वो मान सम्मान दिया था। अरे तुम 6 के 6 मंत्री थे।
आज तुम वापस विधायक बनने के लिए जा रहे हो, नहीं तो तुम 5 साल के विधायक थे, 6 साल के मंत्री थे, जो 2-4 मंत्री रह गए थे वो 2-4 दिन बाद बन जाते। तुमने तो अपने आप को स्वाहा पता नहीं किस बात पे कर लिया बंधु, तुमने अपना मान सम्मान खुद खो दिया। अब ये बोलिए कि ये बिकाऊ हैं, ये गद्दार हैं, तो ये मान सम्मान आपने अर्जित किया या हमने दिया? अरे ये तो आप ही ने अर्जित किया है, आपने अर्जित किया है बंधु, तो मान सम्मान खुद ने खो दिया। बीते 20 दिनों में कि मान सम्मान की परिभाषा को आप परिभाषित करें। आपके 3 और विधायक जो हैं वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं, चाहे प्रद्युम्न लोधी की बात करें, सुमित्रा कसडेकर की बात करें, या फिर अभी अभी जो निमाड़ से पटेल साहब बीजेपी का हिस्सा हुए हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? कहीं तो कांग्रेस को कोई लाइन तय करनी, क्या ये कम्युनिकेशन की कमी है? चलिए, आप आरोप लगाते हैं कि ये धन का लोभ है, तो ये धन का लोभ है कि क्या इन विधायकों को लग रहा है कि उनका कांग्रेस में अब कोई फ्यूचर नहीं रह गया है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां बहुत सारी हार्डशिप्स हैं, बहुत सारी कठिनाई है। आज की राजनीति बड़ी डिमांडिंग है प्रजापति जी, आपको अपने क्षेत्र में काम कराने होते हैं, लोगों से बात करनी होती, क्या कारण देखते हैं आप क्योंकि एक ऐसे राजनेता है जो विचार की दृष्टि भी रखते हैं। जी 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 शरद जी, जी भाजपा को खुद खतरा हो गया है बड़े बल्लम से जो ग्वालियर के हैं। अब उस रणनीति को राजनीति में कैसे और रणनीति में बनाएं, तो कुछ और विधायकों को ले आओ जो उनसे संबंधित नहीं हैं, और ऐसे विधायकों को लाओ जिन विधायकों को मालूम है कि 5 साल बाद हमारा भविष्य शायद जिताऊ ना रहे जी। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये लोग उंगली उठाकर भविष्य बताकर कि अब तुम्हारा भविष्य क्या है, इससे अच्छा ये ले लो, आ जाओ और इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दो। ये इनकी रणनीति है। और हमारी जहां तक बात है जी, देखिए, हम लोग घटनाक्रमों को अच्छी बारीकी से देख रहे हैं। हां जी, हम लोग भी जब वक्त आएगा तब इसका क्या प्रतिकार या क्या हमको रणनीति के तहत इसका उत्तर देना है, वो मंथन हमारा चालू हो चुका है और आगे भी होगा, और कारण रूप में आपको दिखेगा भी। वक्त का इंतजार करिए। कुछ आपके यहाँ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब आप सत्ता में थे और जब आपके पास मौका था और बीजेपी के कुछ विधायक आपके संपर्क में थे, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट कर गए। अगर उस समय आप कुछ पहल करते तो शायद आप बीजेपी को चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन हालांकि ये अल्टीमेटली लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जी शरद जी, जी जिनने 15 साल सत्ता की हो, आप इतना पूछ रहे हैं तो पता करना, ऐसा कौन सा वरिष्ठ पूर्व मंत्री था। हम लोगों की शपथ हो रही है कांग्रेस की, और वो कुछ विधायकों को बिठाल के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले दिन से उनको ऑफर करते हैं, कुछ द्रव्यों के साथ भी और कुछ दूसरी चीज के साथ, कि भैया अभी से ध्यान रखना हमारा, हम लोग अब अग्रसर हो रहे हैं इस सरकार को कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, 15 साल तुम रहे, अब जब 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया कांग्रेस को कि आप 114 हो, आप अपनी सरकार बनाओ, और इस प्रदेश में जो 15 साल में ना हो पाया हो वो करके दिखाओ, हम लोग उसमें लग गए। अब इनको चैन कहां थी, क्योंकि 15 साल में जितना नामा जेब में गया था, जितनी कमाई जेब में गई थी, जिसे एक ग्वालियर के वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार बोलते हैं। अरे आदरणीय, 70 साल में कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है लोकतंत्र का, तो वो विधायकों की खरीद फरोख्त का हुआ है। और वो खरीद फरोख्त कैसे? 15 साल में जो तुमने भ्रष्टाचार की कमाई की, उस पैसे से तुमने ये खरीद फरोख्त की। अरे भाई, 5 साल चलने देते ना।
आपने लोकतंत्र के उन मतदाताओं की इज्जत भी नहीं की, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि है। जो जिस दल को जितनी वोट दे वो सत्ता पे आएगा, आधे से अधिक वाला। हम लोग सत्ता पे आए, लेकिन 70 साल बाद शरद जी एक नई रणनीति देखी हमने दिल्ली से लेके भोपाल तक कि 1000-2000 करोड़ तैयार कर लो, विधायकों को खरीद लो, लोकतंत्र जाए एक तरफ, जनता का मतदान जाए एक तरफ, और खरीद के अपनी सरकार बना के बैठ जाओ। क्या यही लेकिन प्रजापति जी है? एक बड़ी चर्चित फिल्म है, आपको याद होगी। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी। उस चर्चित फिल्म का शीर्षक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। आखिर जब कोई बिकता है तभी उसका मूल्य लगता है। जब वो, अगर मैं मानूं आपके इस आरोप को सच, कि जो लोग गए हैं उनके पीछे कहीं कोई लोभ की बात है, आपके इस आरोप में अगर सत्यता है, तो यहाँ चरित्र की उस प्रणाली पर तो बात आप करना ही चाहेंगे कि आखिर प्रजापति जी को भी तो प्रलोभन होगा। और आपके साथ अभी जो विधायक कांग्रेस का हिस्सा हैं और जिन्होंने कमलनाथ जी के साथ कुछ समय पहले हुई विधायक दल की बैठक में, जिनमें से 1-2 लोग चले भी गए, सुमित्रा जी और निमाड़ से पटेल साहब, लेकिन कहीं एक नैतिक मूल्य को मजबूत करने की भी तो कोई प्रणाली कांग्रेस को अपनानी पड़ेगी, जैसी कभी सेवा दल आपके यहाँ होती थी। एक बड़ा मजबूत दल होता था जो एक विचार तत्व का भी काम करता था। आखिर आपको लोगों को, अपने विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को ये बताना तो पड़ेगा कि आप मूल्य से जुड़ते हैं तो ये इस पार्टी के साथ आप हमेशा याद किए जाएंगे। क्या इस पर कुछ पार्टी में चिंतन मनन जरूर हुआ होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं शरद जी। इस मुद्दे पर पिछले 3 माह से स्टेट, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहन चिंतन मनन चल रहा है कि आखिर ये जो नैतिकता और स्वार्थ की राजनीति आजकल होने लगी है, और आपने जो बात की ना, दूल्हा बिकता है, शरद जी, ये बात पुरानी हो गई। अब तो इन लोग जो बिके हैं, इनसे ये पूछो, एक मां को बेच के दूसरी मां के पास चले गए, तुमको कैसा लगता है? अब तो इस कलयुग में मां बदली जाने लगी हैं, घोड़े की बात पीछे हो गई। तो मैं सोचता हूं शरद जी, ये तो स्वमेव जिनने जो कृत्य किया है वो खुद का आत्म अवलोकन करें कि रात में उनको अच्छी नींद आती है या जो गड्डियां मिली हैं वो सपने में सोने नहीं दे रही हैं। ये चिंतन उनको करना है, क्योंकि अब तो कलयुग में मां बिकने लगी है। चलिए, मैं एक और सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूं। सवाल ये है कि आपके यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि युवा नेतृत्व की एक होड़ शुरू हो गई। अभी नकुल नाथ जी, जो कांग्रेस के एकमात्र सांसद हैं, उनका एक बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि मैं कमलनाथ जी से चर्चा करूंगा, अपने पिताजी से चर्चा करूंगा, और युवाओं के नेतृत्व के लिए मैं स्वयं को तैयार करने की स्थिति में हूँ। जीतू पटवारी जी के यहाँ एक बड़ा आक्रामक नारा लगता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा दावा होता है कि ये उनके समर्थकों का नारा है, अब न राजा न व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। तो ये माना जा रहा है कि आपके यहाँ ये एक बेचैनी भी है कि युवा नेतृत्व को ठीक ढंग से एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, वो मायूस है, निराश है, और अब इस तरह के नारे उछल रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है प्रजापति जी? इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस में जितने नौजवानों को टिकट दी गई है कांग्रेस में जी, जिनके आप नाम ले रहे हो, इन सबको कांग्रेस ने ही टिकट दी है। ये नौजवान हैं और नौजवानों की हमारे यहाँ बहुतायत है। ये तो राजनीति को कैसे भटकाएं, ये कुछ इवेंट रोज के रोज कुछ ना कुछ लोग द्वारा उछाले जाते हैं जो मीडिया में पिकअप कर लिए जाते हैं, जिसमें कोई सत्यता नहीं। मैं बोल रहा हूं कांग्रेसी होने के नाते कि हर नौजवान अपनी अपनी जगह सही खड़ा है। वो विधायक का काम कर रहा है, एक सांसद का काम कर रहा है। जीतू पटवारी एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। एक पूर्व मंत्री जेबी रहे, वो अपना काम कर, सब नौजवान हैं। इंदौर में कि ऐसी कोई होड़ नहीं है और कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय तय कर रही है। जी जी,
नहीं तय नहीं। देखिए, हमारे यहां राजीव जी आए इंदिरा जी के बाद, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, उसके बीच में सोनिया जी आई। तो ये तो सतत प्रक्रिया है। आप अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे तो दूसरे पे क्यों उंगली उठा रहे हो, क्यों मुद्दा बना रहे हो? अरे भाई, मेरी तो पूरी आशाएं एक नए नेतृत्व के प्रति थी कि 15 साल से जो नेतृत्व काम कर रहा था भारतीय जनता पार्टी में, अब कोई नया नेतृत्व इस गद्दी को पाएगा और नए तरीके से बीजेपी चलाएगा। ये नरोत्तम जी हुए, गोपाल जी हुए, इनके ऊपर मेरी निगाहें टिकी हुई थी, पर मैं नहीं जानता क्या हुआ। विचारणीय प्रश्न है। तो यही तो आपके यहाँ माना जाता है कि सिंधिया जी के साथ हुआ। सिंधिया जी लाइकली चॉइस थे, लेकिन कमलनाथ जी आ गए। तो राजनीति में क्या ये होता ही रहता है प्रजापति जी? और इसके पहले भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जी जी शरद जी, जी, ना 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 ना, मैं बहुत स्पष्ट बात बोलूं, सब्र करने की एक बल और ताकत होना चाहिए अपने शरीर में। आपको 2002 से 2020 तक जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया ना, और इंतजार तो करते। आपने कैसे सोच लिया ये नहीं होगा? वो काल्पनिक प्रश्नों में बह गए। जो लोग कल्पनाओं में देश को चला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कितने करोड़ रुपया, 15 लाख रुपया तुम्हारे खातों में आ जाएगा, कल्पनाओं में देश चल रहा है, तुम उन्हीं कल्पनाओं में बह गए आदरणीय। अरे जरा ध्यान तो रखते आदरणीय कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आपको बढ़ाया वही कांग्रेस आपको आगे ले जाएगी। इसलिए ये जो प्रश्न उठता है उनके नाम पर, ये गलत प्रश्न है। चलिए सर, मैं वक्त की ये बंदिश प्रश्न है इसलिए गलत है जी, क्योंकि इसकी परिभाषा पूर्व की देखिए कि 2002 से 20 तक इनको किसने इस कद तक लाए थे। जी तो जी, हमारे पास तो पर्याप्त गुंजाइशें हैं, लेकिन बीजेपी क्यों इसका उदाहरण नहीं देती? जी, एकला कब तक चलोगे? 15 साल तक। जी, बहुत धन्यवाद करता हूं प्रजापति जी इस बातचीत के लिए, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी आपको शुभकामनाएं। और आपकी पार्टी बाय इलेक्शंस में जा रही है, और आपको भी और बीजेपी को भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र रूपी ये जो गाड़ी है बहुत सुंदर गाड़ी है ये, और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो दो पहिए हैं वो हैं पक्ष और विपक्ष। इनकी भूमिकाएं आपस में बदलती रहती हैं, ये भी लोकतंत्र का एक बड़ा ज़बरदस्त पक्ष है। आगे दोनों फिर एक चुनाव में हैं। मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स का गढ़ है, इसीलिए आपको भी शुभकामनाएं, बीजेपी को भी शुभकामनाएं। इस बातचीत के लिए भी बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे एनपी प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पर जिनकी बातों से ये हमें मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं तथाकथित विश्वासघात का जो मसला है वो बाय इलेक्शंस का कांग्रेस का एक बड़ा मसला है। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। यंग लीडरशिप की जो बात होती है, कोरोना को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को लेकर जैसा उनका आरोप है कि जो कोशिशें होनी थी वो कोशिशें नहीं हुई, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। और उनका ये भी आरोप है कि अगर उस समय ध्यान दिया गया होता तो आज ये स्थितियां नहीं बनती। और बार बार उनकी बात से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का वो मैसेजिंग ज़रूर समझ में आती है कि कांग्रेस इस बिट्रेयल इशू को लेकर, विश्वासघात के इशू को लेकर ही चुनाव मैदान में उतर रही है। दीपक, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं कमलनाथ सरकार के वक्त, तमाम अलग अलग सवालों के उन्होंने जवाब दिए। फिलहाल इस कार्यक्रम चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।